गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर। ठीक है, किसका? तो आपकी बुक का। किस लिए? तो आपके जनरल एग्जाम है उनके लिए, जिसमें हमने 6.3, 6.1 और 6.2 पूरी कंप्लीट कर दी है। आज हमारी 6.3 भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका शुरू। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या इसने पूछा है, क्या इसमें गिवन है। तो सभी अपने साथ अपनी मैथ की बुक रखें, तभी बच्चों आप क्वेश्चन को रीड कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी फिगर है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है S, ये है R, ये है T, ये है X, और यहां पर ये है Y। ठीक है, और ये है आपका एक एंगल, जिसका हमें मेजरमेंट तो नहीं दिया है, पर हमें पता है कि ऐसे जो है वो 90 डिग्री के एंगल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बस ये था इसमें। बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या अभी गिवन है। तो आपको कह रहे हैं कि जो आपकी लाइन है पी क्यू, वो परपेंडिकुलर है पी एस पर। जो आपकी लाइन ये पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर है पी एस, मतलब कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो भी होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं जो एंगल है, जो कि आपके पास, जिसका नाम है एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर जो है वो 28 डिग्रीज का है। एस क्यू आर कहां पर है? ढूंढिए उसको। ये एस है, ये क्यू है, ये आर है, मतलब ये वाला। ठीक है, एस क्यू आर जो है वो ये वाला एंगल है। तो ये कितने डिग्रीज का है? ये आपका 28 डिग्रीज का है। और दूसरा जो आपको एंगल दिया गया है, जिसका नाम है क्यू आर टी एंगल, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। क्यू आर टी जो एंगल है वो आपके पास 65 डिग्रीज का है। तो आपको पूछा है कि फाइंड कीजिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो बताइए कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, पहली फिगर को अच्छे से देखते हैं। एक तो यहां पर ये कह रहे हैं कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। ठीक है, तो पी क्यू को ध्यान से देखिए। पी क्यू आपकी जो है वो ये वाली लाइन है, और एस आर आपकी ये वाली लाइन है। ठीक है, अगर पी क्यू और एस आर में हम देखें तो बहुत सी लाइंस हैं जो इनको कट करती हुई जा रही है, जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ये आपकी पी क्यू है और ये आपकी एस आर है, तो बहुत सी लाइंस है जो यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं। पहली लाइन में आपको बताती हूँ। पहली लाइन ये जो जा रही है, ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, दूसरी लाइन मैम ये ओ जो जा आर। ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और तीसरी लाइन ये जो जा रही है, ये भी एक ट्रांसवर्सल ही है। इतनी सारी ट्रांसवर्सल हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका एंगल यहां पर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं, तो क्या कोई एंगल है जो आपको दिख रहे हैं इक्वल होते हुए या कुछ भी होते हुए? क्या बताइए। एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, बस 2 ही एंगल बन रहे हैं, इसके अलावा कोई एंगल नहीं दिया। तो अगर मैं इसका यूज करूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा। कोई भी एंगल यहाँ पे ना तो इक्वल आ रहा, ना किसी के बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा। फिर मैम अगर मैं, इक्वल नहीं है क्योंकि वाई टच नहीं कर रहा है वो पैरेलल लाइन को। एक मिनट, हाँ ये नहीं होंगे इक्वल, क्योंकि वाई ने क्या किया, पैरेलल लाइन को टच नहीं किया, बीच में रुक गया है ना। तो इस तभी मैंने कहा कि इस ट्रांसफर का यूज करके हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हमारे पास इक्वल नहीं आया। फिर अगर हम इसको देखें, अगर इसको हम ट्रांसवर्सल मान के चले, तो क्या इसकी हेल्प से कुछ हमें मिलेगा? नहीं। मैम ये सोचिए, बताइए फटाफट से, अगर आपको दिख रहा है तो। एक एंगल यहाँ ऐसा बन रहा है, एक एंगल बस इतना ही बन रहा है, इनको देखा तो भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये 2 ट्रांसवर्सल रही बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं आई। पर अगर मैं इसको देखूं एज अ ट्रांसवर्सल, इस लाइन को, तो क्या आपको यहां पर देखने से कुछ मिला? यस मैम। बताइए जरा। मैम ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे।
मैम ये ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो एक जाएंगे और फिर मैम फिर ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो हम 180 में से माइनस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री कौन हो जाएगा बेटा सप्लीमेंट्री? अच्छा पहले देखते हैं नो क्या मैम बोलते हैं सॉरी यहाँ पर है। सॉरी हाँ नहीं होगा, ठीक मैम, है ये जो चलो पहले लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा, पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका ये 65 है, ठीक है, ये ऐसे इसने जो है वो ट्रांसवर्सल को भी टच किया और पैरेलल लाइन को भी टच किया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इस तरह से पहचाने जाते हैं कि जो ट्रांसवर्सल को भी टच करे और पैरेलल को भी टच करे, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूं, अगर मैं सिर्फ 28 डिग्री के एंगल को देखूं तो 28 डिग्री का अकेला एंगल तो इसके अल्टरनेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखने से भी पता लग रहा है कि 28 डिग्री के एंगल ने क्या किया, ट्रांसवर्सल को तो टच किया पर ये यहाँ कहीं बीच में रुक गया, इसने हमारी पैरेलल लाइन को टच नहीं किया। तो 28 डिग्री का ये जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। अगर ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर होता तो क्या ये 28 होता? बिल्कुल नहीं, तब तो ये भी 65 यहाँ पे लिखा गया होता। तो वो देखा जब हमने इनकी वैल्यूज को तो भी हमें पता लग गया कि ये जो है इसके अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। और जब हमने अपना लॉजिक लगाया, लॉजिक कहता है कि अगर कोई एंगल्स एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट हैं तो ट्रांसवर्सल को भी टच करना चाहिए और पैरेलल लाइन को भी टच करना चाहिए। तो ना तो सिर्फ अकेला 28 इसके अल्टरनेट हुआ, ना तो सिर्फ अकेला x इसके अल्टरनेट हुआ, क्योंकि x ने ट्रांसवर्सल को तो सॉरी पैरेलल लाइन को तो छुआ है पर ट्रांसवर्सल तक नहीं आया, ये भी बीच में रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दोनों में से कोई इकलौता या अकेला एंगल तो इसके अल्टरनेट नहीं होगा, बल्कि वो एंगल जो यहां से शुरू होकर के यहां तक जाएगा वो इसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो बताइए उस एंगल का नाम क्या? जो एंगल यहां से शुरू होकर के यहां तक, नाम नहीं मतलब उसका मैम PQR। PQR, ठीक है। और इसका मेजरमेंट क्या होगा? मैम 65 डिग्री। नहीं मतलब अभी अगर मैं इसको x और 28 के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहां से यहां तक ये तो x है। मैम यहां से यहां तक 28x। नहीं। ये दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये वाला जो बड़ा एंगल यहाँ बन रहा है ये इन दोनों के जुड़ने से बना, जब ये आपस में एंगल्स जुड़े तभी तो ये एंगल बन पाया। मैम 37 डिग्री। अगर ये दूर दूर होते तो नहीं हो पाता, है ना। नहीं मैं पूछ रही हूँ कि इसका आप क्या मेजरमेंट लिखोगे, येलो वाले का, तो येलो वाले का नाम आप मैम लिखोगे x प्लस 28 डिग्री। ठीक है, x प्लस 28 डिग्री। इसको हम लिखेंगे x प्लस 28, क्योंकि ये जो एंगल बना येलो कलर का, इसने x की भी हेल्प ली और 28 की भी हेल्प ली, तब जाके ये यहां से यहां तक बन रहा है। तो इस बात को आपने बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कभी भी पहचान रहे हैं अगर आप हैं तो ध्यान रखें कि एंगल जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर जिनको आप कहना चाह रहे हो वो कैसे हो, जो हमारी ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहे हो और हमारी पैरेलल लाइन को भी टच कर रहे हो। जैसे कि यहां से यहां तक वाला जो एंगल होगा वो यहां से यहां तक वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 28 डिग्री का जो ये एंगल है वो इक्वल है 65 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे आप फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें समझ आ गया। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो करिए x इक्वल 37 डिग्री। 65 माइनस 28, 65 डिग्री माइनस 28, तो x यहाँ पर आ जाएगा। करिए इसको माइनस कितना आ रहा है? 7 आई थिंक। मैम 37 डिग्री। ठीक है, मैम 37। 37 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल? एंगल x। तो एंगल x हमारे पास आ गया 37 डिग्री। बस x ही सबसे इंपॉर्टेंट था निकालना, क्योंकि अब हम y को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एंगल y है वो एक ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस PQS जो ट्रायंगल है उसके अंदर बन रहा है, उसमें 3 एंगल्स बन रहे थे, x y और साथ में ये 90 डिग्री वाला। तो हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है, दो एंगल्स हमें पता है कि ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा 37
127 डिग्रीज का है, तो y की वैल्यू जो है वो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाली जा सकती है। अगर हम करें कि एंगल P प्लस एंगल Q, अच्छा इसके नाम लिखने पड़ेंगे पूरे प्रॉपर क्योंकि बहुत सारे एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो अगर मैं लिखूं कि हमारा जो एंगल है QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP, ये तीनों जो है इनका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही है किसकी, तो एक ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल के तीन एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो QPS की बात करें, QPS ये 90 डिग्रीज का है। बात करें PQS की जो अंदर बन रहा है ये 37 डिग्रीज का है, और QSP इसका नाम है y, इसी की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। y इज इक्वल टू मैम 53 आ रहा है। 180 माइनस 117, और y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 53 आपने कहा कि 63? नो मैम 53 आएगा क्योंकि ये 127 हो रहे हैं। हाँ 127 हो रहा है, गलत ऐड किया था। तो 127 ये बन गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 53। ठीक है, तो y हमारे पास जो है वो 53 डिग्रीज आ चुका है। ठीक है, तो बस ये था हमारे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए। x की वैल्यू ध्यान से देखिए, सबसे टफ था x की वैल्यू निकालना। टफ तो नहीं, पर हाँ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये दोनों इसके अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। एक अकेले को इसके अल्टरनेट इंटीरियर मत कहना। ये दोनों के दोनों एंगल जब बने, किससे बने, x और 28 से, तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि x के बिना आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको पहले x की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। y निकालने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा था, तो हम नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, और ये हमें पहले से गिवन था, और इसको ये भी गिवन नहीं था, ये भी हमने खुद पता लगाया, क्योंकि हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती ही बनाती है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री का है। अब बात करें अगर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने x की वैल्यू निकाली, और x के बाद और 90 की मदद से हम फिर y की वैल्यू तक भी पहुंच गए। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। इजी था वैसे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया है वो क्लास के एंड में रुक के भी अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी बनाते हैं पहले तो इसकी फिगर, और फिर इसको सीखेंगे। ये भी आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग कलर दे देती हूँ। ये आपका रेड सा, और ये मान लीजिए ब्लू। तो ये फिगर है यहाँ पर, इसका नाम है P, इसका नाम है T, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, और इसका नाम है S। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर एक एंगल अंदर ऐसा बन रहा है, और एक एंगल यहां बाहर ऐसा बन रहा है। ठीक है, in figure the side QR of a triangle PQR is produced at point S। ये कह रहे हैं जो आपका ट्राइंगल PQR है उसकी एक साइड QR नाम की है, उसको आगे तक एक्सटेंड किया पॉइंट S तक। if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, अगर जो आपके बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो किसी एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इट मींस ये जो यहां से लाइन जा रही है ये क्या कर रही है, आपके इस एंगल को 2 इक्वल हाफ में काटती हुई जा रही है। उसी को हम बाइसेक्टर कहते हैं। किसी एंगल का बाइसेक्टर, जो आपकी QT लाइन है वो इस PQR एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को वो 2 इक्वल हाफ में बांट रही है। सेम उसी तरह जो आपका ट्राइंगल है PRS, उसको भी बाइसेक्ट किया RT ने। ये दोनों बाइसेक्टर अगर पॉइंट T पर मीट हो रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि आप ये शो कीजिए कि जो आपका एंगल है QTR वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR के। तो पहले तो इन एंगल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका एंगल है QPR, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसके हाफ कौन सा एंगल है, तो ये वाला QTR। ठीक है, ये आपको प्रूव करने का लिखा गया, तो ये थ्योरी पार्ट है।
सबसे पहले हमने देखा कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम इसमें, वैसे तो ये होता है कि किसी एक चीज को उठा करके दूसरी के इक्वल कर लो, जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था, जो हमने 6.1 में आई थिंक पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ और पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगल्स की और उनके बाइसेक्टर्स की, ठीक है। तो किस किस को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक तो आपका एंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, उसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरा एंगल है उसका नाम है पी आर एस, इसको भी ये बाइसेक्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पी क्यू आर को अगर मैं लूं तो इससे मुझे अभी कोई हेल्प इस वक्त नहीं मिल सकती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके पास, बस एक बाइसेक्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं। पर अगर मैं यहाँ पे पी आर एस पे नजर दौड़ाऊं, पी आर एस को देखूं, तो जो मेरा एंगल बन रहा है जिसका नाम है पी आर एस, ये वाला जो एंगल है ये किसी एक ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। बताइए किस ट्रायंगल के लिए। मैम ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, मैम ट्रायंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल है कौन, एंगल पी आर एस, किस ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से अपने क्वेश्चन को शुरू किया। हमें पता है कि अगर कोई एंगल किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर है, ठीक है, तो उसका जो सम होता है, मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल है एंगल पी आर एस, वो इक्वल होता है किसके, तो जिस साइड पे ये बन रहा है, ठीक है। देखो अगर हम इस ब्लू वाले को भूल जाए, अभी के लिए आप ब्लू वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है, बस इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, ये है पी आर क्यू और ये लाइन बाहर है, तो ये जो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है जिसका नाम है पी आर एस, ये जो एंगल है ये इक्वल होता है जो ऑपोजिट की तरफ को एंगल्स बनते हैं उनके सम के, ठीक है। तो जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो आपके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। फिर से मेरी बात सुने, ग्रीन वाला जो एंगल है जिसका नाम पी आर एस है, वो इस पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइड को टच करते हुए ये बना, मतलब देखो इसको, ठीक है, इसको इसने छुआ, तो इस साइड की हेल्प से जो एंगल आपका बनेगा उसके किसी बराबर नहीं होता, ये उसके ऑपोजिट जो एंगल बनते हैं, इस साइड का ऑपोजिट एक ये है एक ये है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के इक्वली एंगल बनेगा। मान लीजिए आपका जो एक्सटीरियर एंगल अगर बनता, जो इस तरफ को बनता, ऊपर की तरफ को बनता, तो बताओ किस किस एंगल के इक्वल ये होता। अगर इसका नाम है ए, इसका नाम है, मैम एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा आपको वो हो सकता है, मतलब समझने में डाउट, तो मैं इनको नाम दे देती हूँ। अगर मैं इसके नाम लिखूं, इसका नाम है एंगल ए, इसका नाम है एंगल बी, इसका नाम है एंगल सी, तो जो आपका ये ब्लैक एंगल है ये किस किस एंगल के सम के बराबर होगा। मैम एंगल बी मैम और एंगल बी और एंगल एंगल सी। सी। ठीक है, बी और सी के, बी और सी को ऐड करोगे तो वो ब्लैक वाले एंगल के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि और कुछ हमें यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा था, मतलब समझ रहा था क्या करें। हमने देखा पी आर एस है, तो उसको उसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और ऊपर से ये एक एक्सटीरियर एंगल भी है, तो हमने लिखा कि जो आपका एंगल पी आर एस है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी, सॉरी, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और रीजन यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सटीरियर लिख लेती हूँ, एक्सटीरियर एंगल। फिर इन्होंने यहाँ पे बात की कि इनके जो है वो बाइसेक्टर भी हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया, इनका हमने हाफ कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनके जो बाइसेक्टर है उससे कुछ ना कुछ नए एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें खुद से करने पड़ते हैं, पर इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप इसको जो है वो सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में करेंगे तो आपको इसकी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, तो ये करेक्ट होता है। अगर आप एक ही तरफ करते तो शायद ये गलत होता, ठीक है, ऑन दी बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड पे कुछ चीज करते हो अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए तो उसे इलॉजिकल नहीं माना जाता। और बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1।
तो करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करना है इन एंगल्स को, तो यहां पर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, जो कि इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इनका हाफ करने पे क्या मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हाफ ऑफ एंगल पी आर एस को आप किसके बराबर लिख सकते हैं? मैम एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल SRT। इज इक्वल टू तो नहीं, पर हाँ, मतलब जैसे हम लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, अगर मैं इस पी आर एस का आधा कर दूं तो मुझे दिख रहे हैं कि दो एंगल बन रहे हैं। अब इन दो एंगल्स में से भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस एंगल को लूं। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके दो पार्ट्स हो रहे थे, अंदर वाले एंगल को लूंगी तो फिर से इसका मुझे कोई ऐसा यूज नहीं दिखा कि मैं इसको बाद में यूज कर पाऊं। लेकिन जैसे मैंने देखा टीआरएस को, जो मेरा एंगल है टीआरएस, तो मैंने देखा कि जो टीआरएस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो टीआरएस जो है वो हमारे ब्लू वाले एंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ब्लू वाला ट्राइंगल है उसके लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो क्यों ना इसको लेके देखते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, पीआरएस को जब बाइसेक्ट किया तो 2 इक्वल हाफ में किया, उसके दो टुकड़े हुए, उसके दो टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए था टीआरएस, तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वल टू टीआरएस लिख दिया। ठीक उसी तरह अगर मैं देखूं कि एक और एंगल था मेरे पास जिसका नाम था यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर इसका भी मैं हाफ करूं पी क्यू आर का, तो बताइए किसके इक्वल ये आएगा? मैम एंगल TQR एंड एंगल PQT। ठीक है, एक एंगल आया पी क्यू टी और दूसरा एंगल आया टी क्यू आर। जब मैंने टी आर एस वाला एंगल सिलेक्ट किया है, मैंने ब्लू वाले ट्राइंगल को मद्देनजर रखते हुए इसको सिलेक्ट किया है, तो मैं ब्लू वाले ट्राइंगल को ही ध्यान में रखते हुए इस वाले एंगल को लूंगी जिसका नाम है एंगल टी क्यू आर, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है तो मुझे किसी तरह से इन दोनों के बीच को तो रिलेट करना ही पड़ेगा। जो आपका पी आर एस था वो आपके रेड वाले ट्राइंगल का था, तो मैंने इसको रिलेट कर दिया ब्लू वाले ट्राइंगल के टीआरएस से, और जो आपका पी क्यू आर था वो भी आपके रेड वाले ट्राइंगल का हिस्सा था, उसको भी मैंने जो है वो रिलेट करवा दिया है आपके ब्लू वाले ट्राइंगल के एंगल से। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच का रिलेशन पूछा है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया हाफ ऑफ पी आर एस को हम लिख सकते हैं एंगल टी आर एस के बराबर, और हाफ ऑफ क्यू पी आर ये हमें नहीं पता क्योंकि इसका हाफ किया ही नहीं है। जो आपका एंगल है क्यू पी आर उसका तो हाफ किया ही नहीं है ना, तो इसको ऐसे कैसा ही रखेंगे, और इसको ऐसे कैसे रखेंगे हाफ ऑफ क्यू पी आर को। और बात करें हाफ ऑफ पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर का हाफ किया तो टी क्यू आर आया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर। ध्यान दें, जब हमने इनका हाफ कर लिया है और इनके एंगल के नाम लिख लिए हैं तो इनके साथ दोबारा से हाफ मत लगाना, क्योंकि इनका जब हमने आधा किया तो हमें ये चीजें मिली है, हाफ करने के बाद हमें ये चीजें मिली। अगर हम हाफ नहीं करते तो हम यहाँ पे टी आर एस और टी क्यू आर यहाँ पे नहीं लिख पाते। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे हम फिर से फंस गए। अब हमने कहा कि अब क्या किया जाए, तो हमने ध्यान दिया कि ये जो इक्वेशन बन रही है ये ऐसा कह रही है कि जो आपका एंगल है टी आर एस वो इसके हाफ और इसके एडिशन के बराबर है। लेकिन हमें तो ये दिख रहा था कि टी आर एस हमारे ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो अगर हम उसकी मदद से टी आर एस की दूसरी वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, बताइए जरा। PQRS। एक तो आएगी क्यू टी आर। ठीक है, कि एंगल क्यू टी आर में जब एंगल आर टी क्यू को जोड़ेंगे, एक ही नाम हो गया है तो अच्छा ठीक है, आर क्यू टी को जोड़ेंगे। ये दोनों T हो गए। नहीं मैम देखिए, आप एक क्यू टी आर और आर क्यू टी, ठीक है, एक टी एंगल एक क्यू एंगल, ये दोनों एंगल आ जाएंगे किसके इक्वल, तो टी आर एस के इक्वल। अगर आप इसको देखिए, सिर्फ इस वाले एंगल को देखो तो ये वाला एंगल जो है वो इस साइड को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे इसके जो ऑपोजिट है, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, तो इन दोनों के सम के फॉर्मेट में हम टी आर एस को लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हमने लिख दिया इसको एक्सटीरियर एंगल। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ये भी एक एक्सटीरियर एंगल था, तो इसको भी इंटीरियर एंगल के सम में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह हम कह रहे हैं कि टीआरएस जो है वो इसके इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ पे एक और प्रूव कर दी कि टीआरएस एक एक्सटीरियर एंगल भी था, उसको हम एंगल QTR और RQT की एडिशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, PQR और RQT की एडिशन में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, ये भी जो हमने किया था, ये भी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक या किसी सेकंड क्वेश्चन में तो किया था कि अगर ये पूरी की पूरी चीज टीआरएस के इक्वल है और ये पूरी की पूरी चीज भी अगर टीआरएस के इक्वल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। यस मैम होंगे। ठीक है? अगर पूरे का पूरा चीज टीआरएस के इक्वल आ रहा है, ये भी इसके इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। तो अब हम इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं, हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल RQT। चलो, इसका नाम आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर एक एंगल है जो बिल्कुल सेम है, अगर आप उसको पहचान पा रहे हैं तो बताइए उसका नाम। मैम एंगल TQR। ठीक है, जो एंगल TQR है वो उसको चाहे RQT लिखो चाहे TQR लिखो, एक ही बात है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर RQT ना लिख के TQR ही लिख लेती हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों, दोनों एंगल बराबर थे। अगर किसी को लग रहा है मैंने यहाँ पे नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, इनको जो है आपको पता है एंगल को दो तरह से लिखा जाता है ना। तो आप चाहे TQR लिखो चाहे RQT लिखो, एक ही बात है। अब हमने देखा कि यहाँ पर इसके पास भी प्लस का साइन है, इसके पास भी प्लस का साइन है। अगर मैं इसमें से किसी एक को भी इंटरचेंज करूं, या तो इस TQR को यहाँ उठा के लाऊं या तो इसको वहां ले जाऊं, साइन हो जाएगा, एक का माइनस एक का तो प्लस ही रहेगा। जो अपनी जगह चेंज करके जाएगा वो माइनस का साइन लेके जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं, शॉर्टकट यूज करें तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए, इसको उठा करके वहां ले जाओ तो ये माइनस का TQR बन जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे, आपस में जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या चीजें बच गई, हमारे पास बच गया हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। और यही हमें शायद प्रूव करने के लिए भी कहा था कि जो आपका एंगल QTR है वो हाफ है किसके, एंगल QPR के। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट से, क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को अभी इसमें डाउट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हमें इन्होंने कहा कि जो आपका एंगल है QTR, मतलब ये वाला जो एंगल है, आप प्रूव कीजिए कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है छोटा सा, ये इस एंगल के हाफ है, इस एंगल का आधा है। तो हमने देखा, और साथ में इन्होंने एक और चीज दी थी कि जो ये QT लाइन जा रही है और जो RT लाइन जा रही है, जो T पे मिल रहे हैं, ये एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। मतलब इस एंगल को भी 2 इक्वल हाफ में बांटा और इस एंगल को भी 2 इक्वल हाफ में बांटा। तो हमने कहा चलिए करते हैं शुरू। पहले तो हमने उन एंगल्स के नाम लिख लिए जो बाइसेक्ट हो रहे थे। एक था उसमें से PRS, एक था उसमें से PQR। PQR से हमें उतनी कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी क्वेश्चन को प्रूव करने की, तो हमने PRS की हेल्प ली, क्योंकि PRS एक तो इसका बाइसेक्टर भी है, दूसरा ये एक्सटीरियर एंगल का काम भी कर रहा है एंगल PQR के लिए। तो हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, हमने वहां से लिखा कि जो PRS है वो QPR मतलब कि इसके और इसके सम के इक्वल है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बार बार बाइसेक्शन या बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब यही तो होता है कि एंगल को आधा कर दिया है। तो हमने यहाँ पे खुद, ये आपने खुद याद रखना है कि आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप
इसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर यहाँ से हमने देखा कि इनके अगर हम हाफ कर दें तो कौन कौन से एंगल हमें मिल सकते हैं। तो जब हमने देखा कि एंगल PRS का हाफ किया गया तो हमने देखा कि इसके दो टुकड़े हुए, उन दोनों में से हमारे लिए कौन सा एंगल बेनिफिशियल होगा उसको हमने अपने ढूंढना था। तो मैंने कहा कि इसको लेंगे तो फिर से कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना, तो हमने क्या किया, इस एंगल को ले लिया जो बाहर था जिसका नाम था TRS ले लिया हमने हाफ ऑफ PRS के बराबर, और हाफ ऑफ PQR जो था उसको हमने इसके बराबर ले लिया, क्योंकि अब हम ब्लू वाले ट्राइंगल की तरफ को जाना शुरू कर रहे हैं। रेड वाले ट्राइंगल से जाना शुरू कर दिया था, अब ब्लू वाले की तरफ जाना था। तो PRS रेड वाले ट्राइंगल का था, TRS ब्लू का था, इनके बीच में हमने रिलेशन यहां से बना दिया। और PQR भी रेड वाले ट्राइंगल का है, QTR या TQR जो है वो आपके ब्लू वाले ट्राइंगल का है, इनका भी हमने रिलेशन बना दिया। ठीक है, फिर हमने इनके हाफ को उस इक्वेशन में डाल दिया। इसका हाफ नहीं किया क्योंकि इसका हाफ हमें दिया ही नहीं था, इसलिए इसका हम हाफ नहीं कर पाए। बाकी जिस जिसका हाफ हुआ उसको हमने लिख दिया, इसकी जगह पे TRS, इसकी जगह पे TQR, और इसको हमने एज इट इज ही रहने दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि TRS जो एंगल है वो इसके और इसके सम के बराबर है। पर जब हमने TRS को ध्यान से देखा तो हमने देखा कि TRS तो एक्सटीरियर एंगल भी है, तो ये तो किसी और ट्राइंगल के इक्वल भी, मतलब किसी और एंगल के सम के इक्वल भी होगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है, ये जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमने TRS की हमने एक और वैल्यू निकाली जो कि है QTR प्लस RQT। ठीक है, फिर हमने दोनों को साथ में लिख दिया, दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे साथ में लिख दिया। हमने देखा कि ये वाली जो इक्वेशन हमारी आई थी यहां से, और ये इक्वेशन आई है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, इसमें दोनों ही TRS के बारे में बता रही हैं। अगर ये वाली चीज TRS के इक्वल है और ये पूरी की पूरी चीज भी TRS के इक्वल है तो इट मींस ये दोनों खुद भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। इफ A is equal to B, C is equal to B, then A is also equal to C। ठीक है, वाला यहाँ पे रूल लग जाता है। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को, इसको और इसको इक्वल करके लिख दिया, और जैसे इनको इक्वल करके लिखा हमने देखा कि एक एंगल है जो कॉमन है, यहाँ पे भी TQR है, यहाँ पे भी TQR है, उठा करके इसको उधर भेज दो या इसको उठा करके इधर ले आओ, कोई एक जो है वो माइनस का बन जाएगा और दूसरा पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते और मतलब कट जाते, जीरो आ जाता। ठीक है, क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका ये बच गया और इस तरफ आपका ये बच गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्वैप करके दिया है, मतलब तो आप उसको वैसे ही लिखना। ठीक है, कि हेलो, लेफ्ट हैंड साइड में QTR और राइट हैंड साइड में आप जो है वो हाफ ऑफ एंगल QPR लिख सकते हो। तो बस इतना था इस क्वेश्चन में। अभी मुझे नहीं लगता इसमें इतनी डिटेल जाने की जरूरत है। डाउट होगा तो क्लास के एंड में आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पर अभी बता दीजिए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। एक बार चैट में अपना अपना आंसर दे दीजिए, जिनको क्लियर है वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, बाकी देखो ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये ज्यादा अच्छे से आएंगे। जब आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स जो है वो करने थे। ठीक है, तो ये था हमारा इस पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं कुछ बेसिक, किसके, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जो करते हैं शुरू, पहले बेसिक बेसिक पढ़ेंगे फटाफट से। बेसिक में भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उतना बेसिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, आपको काम आएगा चैप्टर 8 में। सबसे पहली चीज, क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड का मतलब होता है चार, और लेटरल मतलब सरफेसेस, सरफेस नहीं मतलब, हाँ ठीक है, क्वाड मतलब आप इसको चार ले लो, लेटरल मतलब साइड्स ले लो, तो जिसकी भी चार साइड्स होंगी उसको आप क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फिर चाहे वो कैसा भी हो, उसकी शेप कैसी भी हो, हम उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे अगर उसके पास फोर साइड्स है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो ऐसी हो,
चाहे वो ऐसी हो, मतलब कैसी भी हो, चार अगर आपको साइड दिख रही हैं और वो क्लोज्ड फिगर है तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल का ही नाम देंगे। जैसे कि जिसके पास भी 3 साइड होती है वो ट्रायंगल होता है, तो जिसके पास 4 होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा। बढ़ते हैं आगे। क्लोज फिगर हमने पढ़ लिया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये भी और ये भी, सभी, ठीक है। उसके बाद ये आपके एग्जांपल है डेली लाइफ से रिलेटेड। चेस बोर्ड भी क्वाड्रिलेटरल है, चेस बोर्ड के अंदर जो ये डब्बे बने हैं ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये जो आपके ताश के पत्ते हैं ये भी, डोर, आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, काइट, और ये जो यहाँ पे साइन है ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इनमें जो है सभी में 4 साइड्स है, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल की बेसिक से बात करते हैं। जैसे हमने ट्राइंगल में बेसिक से बात की थी कि ट्राइंगल के पास वर्टिसेस होती हैं, साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के पास भी वर्टिसेस होंगी, साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे। अब हमें कोई डाउट नहीं रहा है वर्टिसेस में, क्योंकि हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में या पिछले ही चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि वर्टिसेस मतलब जहां पर भी आकर के 2 साइड्स मिलती हैं उसे हम वर्टिसेस या वर्टेक्स कहते हैं। और हमें पता है जितनी साइड्स होंगी उतनी ही वर्टिसेस होंगी, उतने ही एंगल्स भी बनेंगे। तीनों हमेशा एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आपको 4 साइड्स दिख रही हैं तो एंगल भी यहाँ पे 4 बनेंगे और इसकी वर्टिसेस भी 4 ही होंगी, ठीक है। 4 वर्टिसेस है, 4 साइड्स हैं और 4 ही यहाँ पर एंगल्स भी बन रहे हैं। तो इसके बारे में बेसिक। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये जो आप सभी की सभी शेप्स के बारे में पढ़ते हो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी की सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर, चौथा है रोम्बस, फिर है ट्रेपेजियम, फिर है काइट। ये सभी क्या है, तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, इसलिए ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स में कि क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स किसको बोला जाता है। तो ऐसी साइड्स जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होती हैं उनको हम ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। जैसे कि एडी के ऑपोजिट है सीबी, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एडी के ऑपोजिट है सीबी और डीसी के ऑपोजिट है एबी। इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है और जो ये आपके ऊपर वाली जा रही है इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है। इनको कहा जाता है ऑपोजिट साइड। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि बहुत सी थ्योरम है जो कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स किन्हें कहते हैं। ऑपोजिट साइड में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए। ऑपोजिट साइड्स जो एक दूसरे के उल्टे हो, अगर एक राइट है तो दूसरी लेफ्ट होगी, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे की तरफ को होगी। डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो फिर से पूछ लेंगे ऑपोजिट साइड्स के बारे में। मैम एक बार और रिपीट करना। इसको फिर रिपीट करते हैं। देखिए मैंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में बात करें हम ऑपोजिट साइड्स की तो ऑपोजिट साइड्स होती हैं जो एक दूसरे के उल्टे होती हैं। अगर डीसी ऊपर बन रही है और एबी नीचे की तरफ को बन रही है, डीसी के बिल्कुल सामने एबी है और उल्टी है तो हम कहेंगे डीसी के ऑपोजिट साइड एबी है। और बात करें अगर एडी की तो एडी जो है वो आपकी यहाँ पे लेफ्ट में बन रही है, सीबी राइट में बन रही है। और बात करें तो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं तो एडी के ऑपोजिट साइड होगी बीसी, ठीक है। तो यही था इसमें ऑपोजिट साइड के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम समझ में आ गया। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। ऑपोजिट साइड्स हो गया। अब देखते हैं ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। तो ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बन रहे हो, उल्टे बन रहे हो। ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है। एंगल डी जो है वो एंगल बी के ऑपोजिट है और जो एंगल ए है वो एंगल सी के ऑपोजिट है। बच्चों इसमें से कोई भी चीज फालतू नहीं है, ये सभी चीजें आपके काम आएंगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे को बनते हैं वो भी आपने ध्यान से देख लिया होगा। डाउट है तो उस बीच में आप मुझसे खुद ही पूछ लेना, ठीक है। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के ऑपोजिट है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के ऑपोजिट है। फिर बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। तो एडजेसेंट साइड्स होती है व्हेन वन साइड एंड्स इफ द अदर साइड स्टार्ट्स फ्रॉम देयर देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। मतलब कि हमारी जो ये साइड है, मान लीजिए इसका नाम डीसी है, अगर मैं बोलूं ये डी से शुरू हो रही है और सी पे खत्म हो रही है। मैंने क्या कहा, हमारी जो साइड है डीसी वो डी से शुरू हुई, सी पे खत्म हुई। तो अगर ये सी पे खत्म हो रही है तो सी पॉइंट से एक नई साइड शुरू हो गई जिसका नाम है सी बी। डीसी सी पे खत्म हुई, सीबी सी से शुरू हुई, तो हम कहेंगे ये दोनों साइड्स एक दूसरे की एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। जैसे
जो एक के बाद एक, सिंपल से आपने यहाँ पे याद रखना है, एडजेसेंट होता है एक के बाद एक, एक खत्म हुआ नहीं और दूसरा शुरू हो गया तो उसको हम कहेंगे कि ये कैसी साइड्स हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इसी, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप मुझे बताएंगे कि जो एडी है इसके एडजेसेंट कौन कौन सी साइड्स हैं, एडी के एडजेसेंट। मैम CD एंड AB। ठीक है, और ए बी। एक साइड है, मैम CD एंड ये, AB। ठीक है, एक ये है CD and- क्योंकि, हाँ ठीक है, एक ये वाली साइड और दूसरी ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी साइड एडी के एडजेसेंट है। ठीक है, कौन सी साइड एडी के एडजेसेंट नहीं है, तो ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये एडी के क्या है, बताइए। मैम अपोजिट साइड। तो आपने बस इतना याद रखना है कि किसी भी साइड के एडजेसेंट साइड वो साइड्स होंगी जो उसके ऑपोजिट नहीं होंगी। ठीक है, बस इतना याद रखो, अगर कोई साइड ऑपोजिट है तो वो एडजेसेंट नहीं हो सकती, उसके अलावा जो भी साइड्स बची वो एडजेसेंट होंगी। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ए बी के एडजेसेंट कौन कौन सी साइड्स हैं, AD और BC। एडी और BC। मैम DA और BC। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एडजेसेंट साइड्स की बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। अभी तक जब हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था एक ही लाइन के ऊपर जब ऐसे दो एंगल्स बनते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, जिनके पास एक कॉमन साइड हो, ऑपोजिट साइड जो है वो ऐसे इधर उधर हो, उनको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। पर जब बात करें क्वाड्रिलेटरल की तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे एडजेसेंट साइड्स वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका एंगल डी है, एंगल नहीं, साइड से शुरू करते हैं, कि अगर आपके दो एंगल्स सेम लाइन को शेयर कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जो लाइन डीसी है, इस डीसी के ऊपर एंगल डी भी बन रहा है और एंगल सी भी बन रहा है, तो हम कहेंगे कि डी और सी एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही लाइन को शेयर किया, वो है डीसी। ठीक है, कॉमन लाइन इनमें कौन सी थी, कॉमन लाइन इनमें डीसी थी, इनको इन्होंने शेयर किया, तो हम कहेंगे डी के एडजेसेंट सी है। अच्छा, डी के ही एडजेसेंट मुझे एक और एंगल भी दिख रहा है, उसका अगर आप नाम बता एंगल पाए ए। तो। एंगल ए, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से तो जो आपकी साइड है एडी, उसमें एंगल डी ने भी एडी की हेल्प ली है और एंगल ए ने भी एडी की हेल्प ली है, तो हम कहेंगे इन्होंने भी साइड को शेयर किया, तो इसके एडजेसेंट एंगल ए भी होगा। जैसे एडजेसेंट एंगल, देखो यहां पर भी वही केस आ रहा है कि ऑपोजिट एंगल के अलावा जो एंगल बचते हैं वो किसी भी एंगल के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एंगल डी के एडजेसेंट सी भी है और एंगल ए भी है, बस एंगल बी नहीं है, क्योंकि एंगल बी इसके ऑपोजिट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ध्यान में आपको बिल्कुल रखने हैं, आपके बाद में ये काम आएंगे। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ध्यान रखना, अगर मैंने पूछा ए के एडजेसेंट तो सी नहीं होगा, सी के अलावा जो बच रहा है, डी बच रहा है, बी बच रहा है, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट नहीं होते, एडजेसेंट एंगल्स ऑपोजिट नहीं होते, सिंपल। तो बढ़ते हैं आगे, एंगल्स की बात होगी, अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स तो इजी है, अब मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि एक पॉइंट से, ऑपोजिट पॉइंट से अगर ऑपोजिट वर्टिसेस आपस में हम मैच करवा दें, ए और सी को मैच करवा दिया, डी और बी को मैच करा दिया, तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे डायगोनल्स बन गए। डायगोनल, इसका नाम है एसी, इसका नाम है डीबी। डायगोनल में किसी को कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ दो ही डायगोनल्स होते हैं। तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक, बिल्कुल ही क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पिछले चैप्टर में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटरल की बताइए। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इसके एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम कितना होता मैम है? 360। 360। बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, या हाँ एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में किसी में भी आ सकता है, कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल की बात करेंगे तो 180, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर से इसके पार्ट्स आ गए क्योंकि अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप में
पहला टाइप है ट्रेपेजियम। आप सभी अपनी कॉपी पे इसका नाम लिख लीजिए ट्रेपेजियम, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज भी लिखना जरूरी है, बहुत काम आने वाली है वो आपके, ठीक है। तो सभी कॉपी अपनी रेडी रखें, पेन भी रेडी मैम रखें। हाँ जी, मैम ये वही ट्रेपेजियम है ना जिसका एक पेयर पैरेलल होता है? हाँ, पर इसके बारे में और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, वो सभी हम पढ़ेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेपेजियम क्या है? तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ध्यान से देखिए, क्या इसके बारे में कहा गया कि ट्रेपेजियम एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसका सिर्फ एक ही पेयर होगा पैरेलल, और वो भी कैसा पेयर? तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसकी डेफिनेशन, इसको आप लिख लीजिए। आपको ऐसा आ सकता है एग्जाम में, डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसको हटा दिया, डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो आप लिखेंगे ट्रेपेजियम, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आए थे पिछले उसमें, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन आए थे ऐसे ही, इससे इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो हमने कहा कि डीसी और AB जो है वो ऑपोजिट साइड्स हैं, और डीसी और AB एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर होता है साइड्स का जो पैरेलल होता है। जो दूसरा पेयर बचा, मतलब कि जो AD है और जो CB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होगा? सिर्फ वन सेट होगा मैम साइड्स का जो पैरेलल होगा। हाँ जी, आप ट्रेपेजियम से पहले एडजेसेंट एंगल बता रही थी ना? नहीं वो तो हमने बहुत पहले बताया, क्यों आपने मैम उसके मेरी बाद से क्लास क्लास को, लेफ्ट हो गई थी। ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स आपने समझ लिए थे या नहीं समझे थे, इतना बता दीजिए। नो मैम आधी। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखो, आप एक बार रिपीट कर हाँ, दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। देखो, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक कॉमन लाइन को या एक कॉमन साइड को शेयर करते हैं। मान लो ये डीसी लाइन है, इस डीसी साइड पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक एंगल डी बन रहा है, एक एंगल सी बन रहा है। इन्होंने इसको कॉमन लाइन को क्या किया? शेयर किया। तो हम कहेंगे एंगल डी के जो एडजेसेंट है वो एंगल सी है, ठीक है। और सेम उसी तरह से अगर हम इसको फिर से देखें, अगर मैं इस बार ए और डी लाइन को देखूं, तो एंगल डी के पैरेलल मुझे, एंगल डी के एडजेसेंट मुझे एक और एंगल दिखा, वो है एंगल ए, ठीक है। एंगल ए भी एंगल डी के एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक ही लाइन को शेयर किया है जो है एडी। और इसका अगर आप शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट यही है कि एडजेसेंट एंगल्स किसी भी एंगल के दो एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे डी के भी दो एडजेसेंट एंगल है AC, ए के भी जो है वो दो एडजेसेंट एंगल होंगे, डी भी। शॉर्टकट ये है कि ऑपोजिट एंगल के अलावा जितने भी एंगल्स आपको दिखे वो एक दूसरे के एडजेसेंट माने जाते हैं। डी के ऑपोजिट एंगल बी था, तो एंगल बी के अलावा जो बच गया, एक तो सी बच गया, दूसरा ए बच गया, तो ए भी डी के एडजेसेंट है, सी भी ए के एडजेसेंट है। सेम वैसे अगर हम बात करें एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी के एडजेसेंट देखिए, इसके ऑपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए इसके एडजेसेंट नहीं होगा। तो इट मींस सी के एडजेसेंट एंगल डी भी होगा और एंगल बी भी होगा, ठीक है। तो बस ये था इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो बेटा वाई टाइप कर सकते हैं। यस मैम। ऑपोजिट एंगल के अलावा जो भी एंगल बचेंगे वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ट्रेपेजियम के बारे में कि ट्रेपेजियम का जो एक सेट होता है वही पैरेलल होता है। ये सभी ट्रेपेजियम के एग्जांपल हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों हैं नॉन पैरेलल साइड्स। बात करें इसकी तो ये भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये दोनों हैं नॉन पैरेलल साइड्स और ये दोनों हैं पैरेलल साइड्स। बात करें नेक्स्ट फिगर की, तो वो भी आपका ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये दोनों हैं पैरेलल और ये दोनों हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये हमारा किसके एग्जांपल है? तो ये ट्रेपेजियम के एग्जांपल है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रेपेजियम में जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो 180 डिग्री के बराबर उनका सम होता है। बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन की, पहले पैरेलल लाइन देखते हैं। ये आपकी पैरेलल लाइन है डीसी और AB। डीसी और AB के बिटवीन जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, या फिर इसको छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, इसको मत देखो।
हमें पता है कि डीसी AB के क्या है, डीसी जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो CB है ये किसका काम कर रही है, मैम ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल का, ठीक है, ट्रांसवर्सल का। तो ये जो एंगल बने, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। पहली बात ये दोनों ही इंटीरियर एंगल है, और दूसरी बात ये दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को बन रहे हैं। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो वो एंगल्स आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस वाले लॉजिक के हिसाब से भी कि जो एंगल C है वो एंगल B के सप्लीमेंट्री होगा। ट्रेपेजियम में जो है वो पैरेलल लाइन का सेट तो होगा ही होगा, पैरेलल लाइन का सेट है, तो जो बाकी लाइन बचेगी वो तो ट्रांसवर्सल का ही काम करेंगी। तो अगर इसको ट्रांसवर्सल मान लो AD को, तो आपका जो एंगल D बन रहा है और आपका जो एंगल A बन रहा है ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। ये आपको ये काम में आता है जब आपको प्रूव करना होता है कुछ, और मान लो आपको एंगल प्रूव करने हैं, आपको ये वाला एंगल पता है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रेपेजियम के जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये आपका 40 डिग्रीज का है तो इसकी मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के ही काम आएंगे। तो इसको अगर ये बहुत ही अजीब सी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको भूल करके जो हमने सीखा है ट्रांसवर्सल और पैरेलल का कंसेप्ट उसको लगाओगे तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ये था आपका ट्रेपेजियम के बारे में। नेक्स्ट है काइट। तो ये कह रहे हैं कि काइट कैसी होती है, काइट हैज 2 इक्वल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जो साइड्स एडजेसेंट हैं, जैसे कि AC के एडजेसेंट AB है, तो इसका क्या होगा, ये भी इक्वल होंगे, AC के इक्वल होगा AB, और जो आपका CD है CD के इक्वल होगा DB। काइट मुझे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती क्योंकि काइट का क्वेश्चन शायद आपकी बुक में मुझे नहीं दिखा अभी तक जो हम कर रहे थे, तो इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका AC है वो AB के बराबर होगा, और जो आपका CD है वो DB के बराबर होगा। ऐसी हमारी काइट होती है। रियल लाइफ में जो आप काइट उड़ाते हैं वो भी इसी तरह से बनती है, ठीक है। तो AB AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पैरेललोग्राम। इसका नाम जैसा इसका है वैसा ये दिखने में भी होता है। इफ दी opposite sides of a quadrilateral are parallel then it is a parallelogram। अगर हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स का एक सेट पैरेलल होता है। लेकिन बात करें पैरेललोग्राम, देखो ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल था और पैरेललोग्राम भी वही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल कर दो तो वो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। जिसको ये चीज समझ आई वही टाइप करें, डाउट है तो पूछ लें। कोई भी आपके पास कोई भी अगर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल पकड़ा दूं, आप क्या करो, आप अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स को, दोनों सेट को, यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, मतलब अगर इसका नाम AB है और इसका नाम CD है, तो आपको AB को जो है वो उसकी ऑपोजिट साइड, बताइए AB के ऑपोजिट साइड कौन है, मैम DC। मैम DC। आपको AB को DC के पैरेलल करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बोलूं BC के ऑपोजिट कौन है, मैम AD। AD, तो आपको BC को AD के पैरेलल करना पड़ेगा। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल में ये चीज कर देते हो तो हम कहेंगे अब वो क्वाड्रिलेटरल नहीं, अब वो पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। तो बस ये था इसके बारे में, देखते हैं आगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो आपकी साइड है AB वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो AD के पैरेलल है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसकी ये साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पहली बात पैरेलल हो और दूसरी बात बिल्कुल ही इक्वल हो। अगर मैं कह रही हूं कि आपकी जो DC है वो 5 सेंटीमीटर की है तो आपकी AB भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। अगर मैं कह रही हूँ BC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है तो आपकी DA भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स की बात नहीं कर रहे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहां से हमें मिल गई कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस ये साबित करना पड़ेगा कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे।
ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो डी एंगल है वो बी के इक्वल होगा और जो सी एंगल है वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सी हमेशा ए के इक्वल होगा, डी हमेशा बी के इक्वल होगा, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है, अगर उसकी साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पैरेललोग्राम की अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम का नाम दे रहे हो तो उसके जो डायगोनल्स होंगे, मतलब कि ये जो यहां से लाइन जा रही है जिसका नाम है AC और ये जो लाइन जा रही है जिसका नाम है DB, ये कैसे होंगे? अच्छा, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, इक्वल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है कि डीबी को AC ने 2 इक्वल हाफ में बांटा, तो डीबी आपकी टूट जाएगी, एक तो DO में, और DO जो है वो किसके बराबर होगा? OB के। ये भी आपको काम आएगा, कैसे काम आएगा वो तभी पता लगेगा जब क्वेश्चन करेंगे, पर प्रॉपर्टीज पढ़ना भी जरूरी है। तो DO इज इक्वल टू OB, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर DB को तोड़ के ये दोनों बन रहे हैं तो बताइए AC को तोड़ के क्या क्या बनेगा और कौन किसके इक्वल आएगा? मैम ओ ए AO is equal to OC। ठीक है, AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो जैसे मान लो कभी आपको ये वाला ट्राइंगल दे दिया जाए और ये वाला ट्राइंगल दे दिया जाए, आपको कहा कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो आप कह सकते हो कि OD जो है वो OB के इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल की जो एक साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल है, OC जो है वो OA के इक्वल है ना, इस वाले ट्रायंगल की साइड इस वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल है। और बात करें तो DC भी AB के इक्वल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो SSS क्राइटेरिया लग जाएगा और आपके ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। 8th चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है कि आप कौन सी साइड को कैसे कैसे करके कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो ट्रायंगल्स को, तो उसमें आपका ये काम आता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको बस इतना दिया जाएगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने जैसे ही शब्द सुना पैरेललोग्राम, आपको अपने माइंड में ये सारी चीजें खुद से स्ट्राइक करवानी पड़ेंगी कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसमें ये भी होगा, इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, इसके एंगल्स भी ऑपोजिट इक्वल होंगे और इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन अगला पॉइंट कि जो आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब जो एंगल D के साथ एंगल C एडजेसेंट है, एंगल D के ही साथ एंगल A भी एडजेसेंट है, तो D को जब आप A में ऐड करवाओगे तो भी आपका 180 डिग्री आएगा और D को जब आप एंगल C में ऐड करवाओगे तो भी 180 आएगा। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये प्रॉपर्टीज। बाकी अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे भी हम जो है वो पैरेललोग्राम के टाइप्स पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि आगे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जिसने नोट किया बहुत अच्छी बात है, कॉपी पे नोट करके रखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट गुम हो जाता है ना। तो नोट्स इसके बना लेना, क्योंकि 17 फरवरी के बाद आपको खुद से ही बच्चों रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस है क्या। क्वाड्रिलेटरल तो है, पर साथ में ही ये पैरेललोग्राम के टाइप्स है। ठीक है, तो मतलब जो जो क्वालिटीज पैरेललोग्राम में है, जो हमने पीछे लिखा, ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में भी होंगी। साथ में इनके पास अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके बच्चों। मैम आप एक बार रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस की डेफिनेशन दिखा देंगी? ठीक है।